सर मैं ग्रिड है, रिपोजिटरी ग्रिड मतलब ये एक टेक्निक है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए। इसमें क्या किया जाता है, स्टेक होल्डर्स को कुछ असाइन किया जाता है, कुछ ना कुछ काम असाइन किया जाता है, जिसकी बेसिस पर वो उस काम को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उसको उसको एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करने में वो बताते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब ये काम अगर हम किसी नॉन टेक्निकल बंदे से कहेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं है। ये काम हर स्टेक होल्डर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर शख्स एक अच्छे तरीके से डोमेन की एंटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं होता। तो फिर इस वजह से ये काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो डोमेन एक्सपर्ट से करवाया जाता है। ऐसे लोग जो उस डोमेन से फेमिलियर हैं, तो वो हर बात आपको डिटेल से बताना शुरू कर देते हैं। इस काम के लिए हमें क्या चाहिए? इस काम के लिए हमें डोमेन एक्सपर्ट्स चाहिए। तो डोमेन एक्सपर्ट्स को हम कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई ड्यूटी असाइन करते हैं। वो उस टास्क की बेस पर आगे क्या करते हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उनकी सॉर्टिंग करते हैं, उनको किसी न किसी तरह से ऑर्डर में लेके आते हैं। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ ड्यूटीज़ जो है वो असाइन कर देते हैं डोमेन एक्सपर्ट्स को, और वो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इससे भी हमें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो शायद नॉर्मल रूटीन में हमें नज़र नहीं आती एक्सप्लेन करने में। तो ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन तरीका है जो सिर्फ एक्सपर्ट्स, यानी जो लोग पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं उस डोमेन के साथ, सिर्फ उनके लिए बनाया गया है। इससे आगे चलता, अब इससे अगली स्टेज में चलता हूँ, कार्ड सॉर्टिंग। कार्ड सॉर्टिंग अपने नाम से ही यहाँ बता रही है चीज़ें कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे कोई 10 रिक्वायरमेंट्स बताएं या कोई 10 पॉइंट्स बता दें, तो आप उस वक्त उनकी डिटेल बताने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके बताएंगे। अच्छा, यही चीज़ अगर यही लिखी हुई रिक्वायरमेंट्स को हम किसी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ, किसी पेज के ऊपर लिखा हुआ दे दें, तो आप कहें कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो सिस्टम की हैं। मिसाल के तौर पे वो पेजेस पे लिखी हुई हैं और एक पेज के ऊपर एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। तो हम कहते हैं जी ऐसा कर दें कि आप ये ले लें और इसमें ऑर्डर में इनको जो है वो सॉर्टिंग कर दें। जो सबसे टॉप पे होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, सबसे सबसे आखिर में आएगी वो रिक्वायरमेंट सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंसी पे आ जाएगी। तो उसमें स्टेक होल्डर क्या करेगा? स्टेक होल्डर उस सीरीज़ को एक दफ़ा देखेगा, एनालाइज करेगा, पढ़ेगा, और उसके बाद उनका ऑर्डर बनाना शुरू कर देगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अच्छा, हम उसे कुछ नहीं कह रहे कि ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जस्ट उसे ये दे देते हैं। उसमें हो सकता है मसला क्या होगा कि आपने आज ये काम उसको दिया तो वो एक ऑर्डर देता है। आप 2 घंटे के बाद अगर उससे यही काम दोबारा करवाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर ऑर्डर तब्दील हो जाए। ये मुमकिन है। मतलब इसका ये मतलब है कि अगर आपको डोमेन इतनी क्लियर नहीं है तो उस सूरत में ये ऑर्डर कुछ ना कुछ तब्दील हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो कार्ड सॉर्टिंग का सबसे बड़ा मसला यही है। कार्ड सॉर्टिंग वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें आप डिफरेंट टाइम पर अपनी वेरिएशनें देखेंगे। जो आपका यूज़र है या स्टेक होल्डर है वो डिफरेंट आपको सॉर्टिंग ऑर्डर दिखाएगा। तो ये एक बार ही करवाना है, ये 2 बार नहीं करवाना। एक बार करवाने में बस एक ही बार उसकी सॉर्टिंग करके देख देंगे, उसके बाद उसको ख़त्म कर देंगे। तो कार्ड सॉर्टिंग एक दूसरी टेक्निक है जिसमें जो है वो एंड यूज़र या स्टेक होल्डर हमें क्या बना के देता है, हमें एक ख़ास तरह के ऑर्डर में वो रिक्वायरमेंट्स बताता है कि ये पहले है, ये बाद में है, ताकि पता लगे। लेटरिंग, लेटर क्या होती है? व्हाट इज द लेटर? सर हेलो, व्हाट इज द लेटर? सीडी। 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 यस सर। सीडी के पहले स्टेप से हम कहाँ जाते हैं? दूसरे पे जाते हैं। दूसरे से कहाँ जाते हैं? तीसरे पे जाते हैं। तीसरे से चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे। इसका मतलब हम पहले से 10वें पे डायरेक्ट नहीं जाते। ठीक है। तो लेटर भी क्या है, ये भी कार्ड सॉर्टिंग की तरह से ही है। दोनों में एक ही तकरीबन चीज़ है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है।
सॉर्टिंग में ये हो सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो या इसमें ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि इसी ऑर्डर से करना है, तो ये बताता है कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। सॉर्ट करने का मतलब है कि अगर इसमें से कोई 2-3 निकालनी है तो आखिर वाली 2-3 निकाल लें, बाकी सब शामिल कर लें। इसमें उन कार्ड्स का आपस में कोई मुआवजा नहीं है कि अगर नंबर 1 पे है तो नंबर 2 पे जो आएगी वो, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये इतनी इम्पोर्टेंसी में आती है। इसके लिए कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है, लेकिन लेटरिंग के लिए है। लेटरिंग में हम ग्रेटर और स्मॉलर, इम्पोर्टेंट और लीस्ट इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। तो ये क्या है, स्टेक होल्डर हमें अगर 10 मिसाल के तौर पे रिक्वायरमेंट्स निकाल कर देता है तो उसमें वो सबसे पहली मेंशन करेगा, सबसे पहली ये रिक्वायरमेंट हो। जबकि कार्ड सॉर्टिंग में वो हमें ये पहली और दूसरी नहीं बता रहा, बल्कि कहता है कि ये रिक्वायरमेंट्स का जो सेट है ना, ये मेरे लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसको लगा लें, बाकियों को हम इसमें से निकाल दें। तो इसलिए लेटरिंग में नंबरिंग आएगी और सॉर्टिंग में कोई नंबरिंग नहीं है, बस वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर देना काफ़ी होगा। उसके बाद है ग्रुप पर। एक कोलैबोरेटिव मीटिंग है जिसमें लोग रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन परफॉर्म करते हैं किसी एक फिनोमेना के अगेंस्ट अपने व्यूज़ देकर या उसके अगेंस्ट। हमने मतलब ये एक मीटिंग सेशन ऑर्गेनाइज करने का नाम है, जिसके अंदर बैठकर लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको रिक्वायरमेंट्स बोल कर बतानी पड़ती है। तो होगा ये कि इसमें एक शख्स बोलेगा तो दूसरा शायद उसकी कन्फ्लिक्ट में दोबारा बोल पड़े, तो सेशन ऑर्गेनाइज करना इसमें मुश्किल है। यानी एक सेशन के अंदर ये सारा काम करना और उसमें हर स्टेक होल्डर को बोलने का टाइम देना और फिर उस बोलने के टाइम में जो है वो इन्वायरमेंट को पीसफुल रखना, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या है, इसमें स्टेक होल्डर्स को पहली बात है एक जगह इकट्ठा करना भी पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। तो दूसरा फैक्टर इसमें आता है कि स्टेक होल्डर कोई प्रॉपरली स्पीक नहीं कर सकता इतनी ऑडियंस के सामने, तो वहाँ पर भी इशू आएगा। और तीसरी चीज़ है कि अगर वो मतलब टेक्निकल है और वो बोलते हुए ऐसे टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करता है जिसकी दूसरों को समझ नहीं आती, तब भी लोग उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो ग्रुप वर्क क्या है, ग्रुप वर्क आप किसी एक कॉमन फिनोमेना के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू बताने में आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं कि अच्छा मेरे डिपार्टमेंट की ये वर्किंग है। तो वो वर्किंग एक्सप्लेन करने में आपकी की तमाम रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन हो जाती हैं। उसको कहते हैं ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क इज अ कोलैबोरेटिव मीटिंग टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू elicit the requirement from various stakeholders। तमाम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से हर तरह की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और उसके बाद आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ तक कोई चीज़ है पूछने की वो करें बात, वरना मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग बताता हूँ। सर जो कार्ड सॉर्ट है वो एक दफा दोबारा बता दे, मुझे उसकी समझ नहीं आई। आवाज़ नहीं आई बेटे? जो कार्ड सॉर्ट है उसमें मुझे समझ नहीं आई, वो जो ऑर्डर्स का आपने बताया था ना कि वो किसके हर दफा वो डिफरेंट, अगर हम उससे सॉर्टिंग का पूछे तो वो हर दफा स्टेक होल्डर डिफरेंट ऑर्डर्स लेके आता है, तो उसकी एक दफा मुझे समझ नहीं आई। चले मैं बताता हूँ। कार्ड सॉर्टिंग बेसिकली ये है कि मैं आपको मिसाल के तौर पे 10 कार्ड दिए जाते हैं और 10 कार्ड पे 10-10 रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई मुख्तलिफ, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ग्रुप या कौन सा सेट आप चूज करते हैं। तो आप उसमें एक जो है वो कार्ड चूज कर लेते हैं। उस कार्ड के ऊपर जितनी रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी आप सारी की सारी कहेंगे कि मैं इन सबके साथ एग्री हूँ। हो सकता है कोई एक दो कम या ज़्यादा भी हों, लेकिन आप उनमें से ही किसी को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि ये जो एक पेज के ऊपर रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं इनके साथ मैं एग्री करता हूँ, ये सारी की सारी सिस्टम में शामिल होंगी। उन रिक्वायरमेंट्स में कोई ऑर्डर नहीं है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है, बस जेनेरिकली वे में वहाँ कुछ लिखा हुआ है। जबकि इसके मुकाबले में लेटरिंग में हम नंबरिंग नोट करवाते हैं। नंबरिंग नोट कैसे करवाते हैं, उसमें मैं कह रहा हूँ कि एक पेज पे एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो आप बताते हैं कि नंबर 1 पे ये रिक्वायरमेंट है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है। इस तरह पूरी की पूरा एक उसमें सीक्वेंस बता देते हैं। ये सीक्वेंस आप नंबर्स में बताते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। जबकि इसके मुकाबले में जो कार्ड सॉर्टिंग है उसमें तो जस्ट एक ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट चूज करनी होती है।
उसके अंदर हमें नंबरिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो नंबरों के बगैर है। बस ये उसमें बड़ा फ़र्क है। ठीक है, जी सर। ओके। आगे है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा, ग्रुप वर्क यहाँ तक कोई और, किसी और का कोई क्वेश्चन? चल ठीक है। दूसरे ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग आप किसी की ओपिनियन देखते हैं, अगर वो गलत है तो आप उसको ज़रा गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आम तौर पे आप अपने जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, आप वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब कि मैं एक स्टेक होल्डर को कहता हूँ कि आप इस बारे में क्या बिलीव है, क्या है आपके जहन में, या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, फ्रीली आप जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं इनफॉर्मली, तो आप बता दें इनफॉर्मली। तो एक इनफॉर्मल डिस्कशन है, उसमें वो स्टेक होल्डर अपनी पार्टिसिपेशन देता है, अपने आइडियाज़, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी नीड एंड वांट सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। अब ये फॉर्मल सेशन नहीं है, ग्रुप वर्क में फॉर्मल सेशन है थोड़ा सा, ये इनफॉर्मल है। इसमें हम उसको आम बोलने का मौका देते हैं, यानी वो बगैर किसी जो है वो फॉर्मेलिटी के अपनी तमाम की तमाम आइडियाज़ को एक्सप्लेन करता है। इस टेक्निक को आम तौर पे हम ये करते हैं कि इनिशियल स्टेज में इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। उससे फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा स्टेक होल्डर या यूज़र उस टाइम पर सोचने का टाइम जो उसे चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है। तो सोचने के टाइम में तो वो आसानी से सोच सकता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स सोची जा सकती हैं, क्या और हो सकता है, तो वो प्लानिंग स्टेज में ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पे ये चल जाता है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट्स क्लेरिफाई होना शुरू हो जाती है तब मुश्किल हो जाता है, तब ऐसा नहीं होता। जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैड, Joint Application Development (JAD) involves all the available stakeholders investigating through general discussion both the problems to be solved and the available solution to those problems. क्या मतलब, तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स को किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट स्पीच करने के लिए लिया जाता है कि इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट। वैसे आमतौर पे होता ही है कि हर शख्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम के लिए जिसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी है उससे भी उसकी डिस्कशन ले ली जाती है। ठीक है, तो इसको जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, यानी सब मिलके एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दें। मतलब कोई एक जेनेरिक एक प्रॉब्लम है, आपकी डोमेन का है या नहीं है ये डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पे वो आपकी डोमेन का नहीं है, तो उस डोमेन से रेलेवेंट भी हर शख्स अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देता है, यानी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रपोज करता है। अच्छा, उसका सोल्यूशन प्रपोज करने में तमाम स्टेक होल्डर की, जितने अवेलेबल स्टेक होल्डर हैं उन सब की जो 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 पार्टिसिपेशन आती है, उन पार्टिसिपेशन से भी रिक्वायरमेंट्स ड्राइव की जा सकती है। यानी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है तो जो जो शख्स उसमें पार्टिसिपेट करेगा, पहली बात तो इसमें ये है कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जॉइंट एप्लीकेशन का मतलब भी यही होता है, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब भी यही है कि इतने लोगों ने मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रपोज किया है। ये भी इनिशियल स्टेज पर है। इस इनिशियल स्टेज में अगर देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि अभी अभी कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्लियर नहीं है, अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स हैं, उस स्टेज पर ये काम किया जा रहा है और इस वक्त हम स्टेक होल्डर से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले रहे हैं। बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग भी और जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी दोनों ही एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। यानी अभी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उस फेज़ पर हैं जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स के बारे में कोई ज़्यादा बड़ी डिटेल बात नहीं हुई, जस्ट और सिर्फ चंद ही चीज़ें बताई गई हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये चंद रिक्वायरमेंट्स ही यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई हुई। तो इसलिए इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। जी, यहाँ तक कोई चीज़
हेलो। यस सर। जी जी जी, बोलें बोलें। नो क्वेश्चन सर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? प्रदीप क्या कह रहे सर हो? आप नेक्स्ट चलें सर। सर मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन नहीं है सर, अच्छा आप आगे चलें सर नेक्स्ट। जी ठीक सर। ठीक। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप। Requirement workshop is a generic term given to a number of different type of group meetings where the emphasis is on developing and discovering the requirement for a software system. There are many different form of requirements workshop including cross-functional which involve different type of stakeholders from various areas of the business, corporative requirements capturing like JAD, JAD की तरह से है. Another variation of requirement workshop often used in market analysis in a focus group. Requirements workshop, requirement development workshop कह लें तो वो भी एक चीज़ है इसमें. और ऊपर वाली में फ़र्क ज़्यादा जो फ़र्क आता है वो ये आता है कि इसमें आउटसोर्स स्टेक होल्डर को ज़्यादा बीच में डाला जाता है, डोमेन एक्सपर्ट को. यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें एक तरह से जो है वो रेलेवेंट स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें डोमेन एक्सपर्ट्स हैं. तो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के अलावा भी मतलब कुछ लोगों से वेरीफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स ऐड की जाती है. वो आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम पे डिपेंड करता है. अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप किसी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में जा सकते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज तो इसकी ज़रूरत नहीं होती. ये भी मतलब ये दो तीन चीज़ें इकट्ठी ही हैं कि अभी रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह बनी नहीं है, अभी डेवलप नहीं हुई रिक्वायरमेंट्स, नई रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर हो रही हैं. तो उस टाइम पर एक इनफॉर्मल और फॉर्मल मीटिंग या एक सेशन रखा जा सकता है जिसके अंदर बैठकर रिक्वायरमेंट्स को नई नई रिक्वायरमेंट्स सोची जा सकती हैं या उनके बारे में कोई बात की जा सकती है. तो इसलिए ये सारी की सारी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस से पहले की स्टेज है. अभी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुई, प्रायोरिटाइज और कलेक्ट करना तो बात की बात है. तो उस टाइम पर ये सारे का सारा फ़र्क है, इसको रिक्वायरमेंट वर्कशॉप है. एथनोग्राफी, एथनोग्राफी थोड़ी मुख्तलिफ है. इसमें लोगों की मतलब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये है कि आप उनकी ना नेचुरल सेटिंग में ये सारी की सारी वर्किंग देखें कि वो एक्चुअली जब काम करते हैं तो वो स्ट्रेस फील करते हैं तो या स्ट्रेस के बगैर काम करते हैं. मतलब ये जो एप्लीकेशन बनी है ये एप्लीकेशन यूज़र फ्रेंडली थी या नहीं थी. तो आप उनको उनकी नेचुरल सेटिंग में काम करते हुए देखते हैं कि उस टाइम पे ये काम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. तो एनालिस्ट वहाँ पर अपनी पार्टिसिपेशन कैसे देगा, एनालिस्ट वहाँ पर उनके साथ उनकी नेचुरल सेटिंग में बैठ कर चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और उनसे पूछेगा भी सही. उसके अंदर वो उनसे क्वेश्चनिंग पूछ सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है कि अच्छा ये काम ऐसे किया है तो क्यों किया है, इसका क्या मतलब है. तो वहाँ पर वो शख्स अपने एग्जैक्ट ऑफिस में बैठ के अगर काम कर रहा है तो आप उसके ऑफिस में बैठ कर उसकी उस एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन इसमें आप उस बंदे के साथ इन्वॉल्व हैं और उससे आप किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं. ठीक है. आप उससे किसी भी तरह की ओपिनियन अगर लेना चाहें ले सकते हैं. तो एक या एक से ज़्यादा लोग मिल के किसी काम को कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, एक ऑफिस में बैठकर डिफरेंट काम है तो आप उन सब के कामों को अलग-अलग परख सकते हैं. तो इसको एथनोग्राफी कह रहे हैं. कोलैबोरेटिव वर्क है बेसिकली, लेकिन उनकी अपनी नेचुरल सेटिंग में ये काम हो रहा है. तो उस सूरत में हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छा देखें वो काम किस तरह से कर रहे हैं और उस काम को वैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. मगर इसके मुकाबले में ऑब्जर्वेशन अलग है. ऑब्जर्वेशन में हम यही काम करते हैं लेकिन इसमें हम सिर्फ उनको काम करते हुए देखेंगे, इसमें कोई सेशन नहीं होगा, कुछ मतलब उनसे इंटरेक्शन किसी किस्म का कुछ नहीं रखते. मिसाल के तौर पे बस ये कहते हैं कि आप ये काम करके दिखाएं. तो वो बंदा काम कर रहा है, उसके सही या गलत का तखमीना आपने उसी टाइम पे लगा दिया. तो
उससे आप किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते। ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की वर्किंग को एक दफ़ा देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। अलहदा से उसकी कोई फॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते। सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता है, सिर्फ देखना होता है कि इस काम को इस शख्स ने कितने बार किया या किस तरीके से किया, या विद इन टाइम किया, या इसको करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा, या इस काम को करने में इसको किसी चीज़ को ढूंढना पड़ा था, या बगैर ढूंढे इसे मिल गई थी वो चीज़। तो इन चीज़ों में सिर्फ इन चीज़ों को देखने की ऑब्जर्वेशन की टेक्निक रखी जाती है कि आप एंड यूज़र अपने सिस्टम की यूजेज में किस तरह से मतलब रवानगी से काम कर रहा है, रुक रुक के काम कर रहा है, किसी चीज़ को ढूंढने में उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, नहीं हो रही। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन भी एक टेक्निक है। एथनोग्राफी है और ऑब्जर्वेशन है, दोनों ही ऑब्जर्वेशन ही हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर एंड यूज़र आपसे इंटरेक्शन रखता है, आप उससे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं। और ऑब्जर्वेशन में आप उससे किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं रखते, बस उसका काम होता हुआ देखेंगे और उसकी बेस पर आप कोई ना कोई अपनी जो है वो वहाँ पर ओपिनियन वहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ये वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है सर, नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है मुझे नहीं आ रही आपकी। सर। माइक तो ऑन है मेरा सर। है? आइए अब सर, अब ये बुक मिल गई थी आप लोगों को? नहीं मिली सर। ये मैंने सेंड तो की थी सीआर को। सीआर ने सर आगे नहीं सेंड की अभी सर। तो चलो ठीक है, सीआर को क्यों नहीं मिली भाई? सर जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अभी कहते हैं सर सही आ रही है, आप कहते हैं कम आ रही है। सर जी मध्यम सी आ रही है। मध्यम आ रही है ऐसा आगे? जी चलो अच्छा, स्पीड का कोई मसला होगा जिसकी वजह से नहीं आ रही। तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर बेटा सेंड तो की थी ये बुक जो है, चलिए मैं दोबारा भेज देता हूँ। ठीक सर, ग्रुप में करते हैं। सीआर के पास पैकेज नहीं होगा शायद, कहते हैं आज सीआर के पास पैकेज नहीं है, फिर इसलिए आगे उसने नहीं पास सेंड की जितनी शायद। मेमोरी जाओ, जितनी बैंडविड्थ तक किसी के पास भी नहीं होगी। नहीं सर। सर चैप्टर 2 है, 2 तक है हमारे पास। सेंड नहीं होगी।